बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर कर आता है, जो सह के तकलीफ मेहनत की वो हर रोज निखरता है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और हम हर रोज आपके लिए कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। तो देर न करते हुए आइए हम सीधे चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। हजारीबाग के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सिंचाई के लिए सिमडेगा और लातेहार में तालाब जीर्णोद्धार योजना, झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा नस्तार। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में पशुपालन के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत हजारीबाग के ग्रामीण बकरी पालन, सुकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें ST, SC, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुक को 75% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सिमडेगा और लातेहार जिला के किसान तालाब जीर्णोद्धार योजना का लाभ लेकर अपने तालाब को गहरा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गांव के वैसे तालाब जो किसी की निजी जमीन पर हों या सरकारी जमीन पर हों, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता हो, सिंचाई के लिए सरकार ऐसे तालाबों का मशीन द्वारा गहरीकरण जीर्णोद्धार करेगी। किसान इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, मवेशियों में बाहरी परजीवी दिख जाते हैं, लेकिन अंतः परजीवी शरीर के अंदर पलने के कारण नहीं दिखते हैं। इन्हें लक्षणों से ही पहचाना जा सकता है। लक्षण दिखते ही पशुपालक अपने मवेशियों को अंतःकृमिनाशी दवा दे। आइए जानते हैं अंतःकृमि और उसके लक्षणों के बारे में। किसान भाइयों, आप जो आंतरिक परजीवी के लक्षण अगर पहचानना चाहते हैं तो ये जो मुख्य लक्षण है, इन सबों को आप देख सकते हैं अपने पशुओं में। जैसे जो पशुएं होते हैं उन सबों में आहार की मात्रा थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे उत्पादन क्षमता में भी कमी होने लगती है। साथ साथ रक्त की कमी के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो उनकी प्रजनन क्षमता में जो ये होनी चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, जैसे देर से हीट में आना, बार बार पाल रखने देने पर भी पाल नहीं रखना, इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। तो इन सब लक्षणों को आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं, इनकी संभावना जता सकते हैं कि हमारे पशुओं में आंतरिक परजीवी की ये संख्या अधिक है। किसान भाइयों, आप यदि लतर वाली सब्जी फसल झींगी की आगत खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर से जनवरी तक बुआई का काम कर सकते हैं। राज्य में झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नस्तार, सतपूतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। झींगी की आगाद बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। झारखंड के परिवेश में बेहतर उत्पादन देने वाले झींगी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा नस्तार, सतपूतिया, स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेती की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए क्या है जैविक उपाय। टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोग्रामा किलोनस या ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियंसिस खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। अभी वक्त है गेहूं फसल लगाने का और हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि गेहूं फसल लगा चुके हैं। अब जब गेहूं फसल लहलहाने लगती है तो वहाँ पे रोग बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और हमारे किसान भाई अगर सही समय पे रोग का प्रबंधन ना करें तो फसल बर्बाद हो जाता है। तो किसान भाइयों, रोग प्रबंधन करने के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से उपाय करें, जानने के लिए आइए हम देखते हैं ये फीचर। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का सही समय धान की फसल कटने के बाद ही शुरू होता है। अभी अपने प्रदेश में इसकी खेती शुरू हो गई है, अतः किसान भाइयों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे अपनी फसलों को इनमें लगने वाली कीटों और रोगों से मुक्त रखें। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे बीजों की प्रजाति के चयन से लेकर बीजोपचार तथा कीट या रोग लग जाने पर दवाओं तक के चयन में सावधानी बरतें।
इसके लिए वे बीजों की अनुशंसित प्रजाति का चयन करें तथा बीजों का उपचार फफूंदनाशक, कीटनाशक और फिर माइकोराइजा से करें। अपने प्रदेश में दीमक की समस्या से निपटने के लिए क्लोपाइरीफॉस दवा का पानी के साथ घोल बनाकर बीजों को उसमें भिगो देना बेहतर होता है। किसान बंधु, अभी जो है गेहूं लगाने का समय है, धान उनकी कटनी हो चुकी है और खेत उनका खाली है। वैसी परिस्थिति में सबसे पहला काम करना है कि वैसे अनुशंसित जो है प्रजाति का चयन करना है जो इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है, और उन बीजों को जो है सबसे पहले वो क्या करेंगे कि बीजोपचार करना है, जो कि किसान बंधु उतना उस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, बीज उपचार नहीं कर पाते हैं। तो बीज उपचार करने की जहाँ तक बात होती है तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि इसको FIR सिस्टम से जो है बीज उपचार करना है, पहले फफूंदनाशक से, फिर कीटनाशक से और फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से। चूँकि ये जो है हमारा मतलब घास वर्गीय का फसल है, इसीलिए इसमें जो है राइजोबियम तो नहीं, माइकोराइजा से हम लोग उपचार करते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर बीज उपचार फफूंदनाशक से है तो 2 ग्राम जो है जेलोरी पर केजी बीज के अनुसार से इसको हल्का पानी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो इस क्षेत्र में दीमक की है। तो दीमक से काफ़ी फसल जो है आक्रांत होता है। जिस समय आप बिजाई करते हैं उसी समय अगर आपका दीमक आक्रमण हो जाएगा तो आपका फसल काफ़ी क्षति हो जाता है, अंकुरन नहीं होगा और उसके बाद से जो है वो वहाँ पर गैप जो है उनका खाली रह जाएगा। तो इसके लिए बीजोपचार करना जो है अति आवश्यक है। इसके लिए उनके पास जो है क्लोरपैरीफॉस अगर है दवा बाज़ार में उपलब्ध है तो क्लोरपैरीफॉस का जो है 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके इसको बीज को हम लोग उसमें सोकिंग करा देते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर चाहें तो दूसरी केमिकल्स है उसका भी हम लोग व्यवहार करते हैं, चाहे वो बाइफेंथ्रीन है या इमिडाक्लोप्रिड है, इसके साथ भी हम लोग बीज उपचार करते हैं। गेहूं की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए भूमि उपचार भी एक उत्तम रास्ता है। इसके लिए मेट्रोलाइजियम एनिस्पोलिया नामक फफूंद की 1 किलोग्राम मात्रा को 100 किलोग्राम केचुआ या कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसकी बढ़वार होने पर खेतों में मिला देते हैं। ऐसा करने से किसानों की फसलों का उत्पादन बेहतर होगा। भूमि उपचार करने के लिए उनको एटलीस्ट जो है वो ये मेट्रोलाइजियम एनिस्पोलिया एक फंगस होता है, उस फंगस को हम लोग क्या करते हैं कि आपका 100 किलो अगर केचुआ खाद है या कंपोस्ट है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि बढ़िया ढंग से मिला लेते हैं 1 किलो आपका मेट्रोलाइजियम एनिस्पोलिया को जो है फंगस को, और फिर उसके बाद जब वहाँ पर बढ़िया से ग्रोथ हो जाता है तो फिर उसको हम लोग खेत में दे देते हैं। तो इससे शुरुआती स्तर पे अगर मान लीजिए कि किसान बंधु अगर कोई लगाना चाहते हैं तो ये उनका जो है भूमि का भी प्रबंधन कर लिए, साथ ही साथ जो है बीज उपचार कर लिए तो उनका उत्पादन और जर्मिनेशन ये दोनों चीज़ है वो बेहतर उनको किसानों को प्राप्त हो। गेहूं की फसल में कीटों के नियंत्रण के लिए कीटों को उनके लक्षण के आधार पर पहचानना अति आवश्यक है। यदि किसान भाई लक्षण के आधार पर कीटों की पहचान कर उसके अनुसार दवाओं का चयन करते हैं और उसे प्रयोग करते हैं तो वो इससे निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ भी जो है हम लोग कभी कभी देखते हैं कि उसमें क्या है कि कीट तो आते हैं लेकिन किसान बंधु उसके सिम्टम्स को नहीं पहचानते हैं। उसका पत्ती को किनारे से जो है वो काट करके वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो वो पत्ती खाने वाले भी कीट आते हैं। तो किसान बंधु को जो है ये चीज़ जब तक वो क्लोज मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अपने खेत में घूमेंगे नहीं, तो वो चीज़ उनको पूरा पता नहीं चलता है। तो वैसे परिस्थिति में किसान बंधु अगर खेत में जाए और उनके सिम्टम्स देखें कि अगर एस बीविल का अटैक हो गया है, लीफ कटर इंसेक्ट का हो गया है, फोल्डर का हो गया, तो वो उसको पहचान करके आपका जो है स्पाइनोसाइड जो दवा है या इमामेक्टिन बेंजोइट है, ये बहुत अच्छी दवा है। अगर किसान बंधु अगर इसका व्यवहार करेंगे स्पाइनोसाइड का तो उसका जो है 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके जो है छिड़काव कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट है उसको जो है 3 लीटर पानी में 1 ग्राम जो है उसको घोल बना करके स्प्रे करें। तो ये मतलब जब भी खेत में वो जाएंगे तो कीड़ों को वो पहचान लेंगे, तो उसके अनुसार से अगर दवा का चयन करते हैं तो वो अपनी फसल से कीड़ों से वो सुरक्षा रख सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में पीला रतुआ रोग, जिसे हरदा बीमारी के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रकोप गेहूं की फसलों में सबसे ज्यादा होता है। इनसे बचाव के लिए प्रोबिनेप, ज़ैलोरी, बेविस्टीन, टिल्ट आदि दवाओं का मात्रा अनुसार घोल बनाकर छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गेहूँ फसल की अगर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी तक जो झारखंड में हम लोग देखें वो पीला रतुआ रोग, जिसको यहाँ हरदा बीमारी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है।
या पर जिस समय हम लोग देखते हैं कि 15-20 दिन का जो पौधा हो जाता है जर्मिनेशन के बाद, तो उस समय जो है शुरुआती स्तर पे आप अगर खेत में घूमेंगे तो पीला पीला उसमें धब्बे रंग का पड़ेंगे या उसमें धारी धारी जो है वो बनना चालू होंगे। तो रतुआ जो है यहाँ का हम समझते हैं कि झारखंड का जो है ये प्रमुख बीमारी है और ये मतलब आना ही आना है। अगर जो किसान बंधु क्या करें कि शुरुआती अवस्था में उनके पास अगर प्रोपिनेब है तो प्रोपिनेब जो दवा है उसका जो है 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जेलोरी है उसका जो है हम लोग 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। या आपके पास अगर जो अभी बेवेस्टीन है उसको अगर देखते हैं तो 1.5 ग्राम उसका भी पर लीटर पानी में घोल बना करके, या और बाज़ार में टिल्ट है साफ है तो उसका 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो एटलीस्ट जो हरदा बीमारी है जो इस क्षेत्र में पूरा पीला हो करके जो है वो उसका ग्रोथ को रोक देता है, उसको बचा सकते हैं। तो किसान बंधु को ये चाहिए कि एटलीस्ट अगर गेहूं के खेती कर रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें और उसके बाद हरदा बीमारी के लिए उसमें अगर बीमारी के थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स नज़र उनको आता है तो वो उनको पहचाने और उसके अनुरूप जो है वो एक फंजीसाइड का जरूर छिड़काव कर दें। इसके अलावा उसमें जो है करनाल बंट बोलते हैं या रतुआ बीमारी बोलते हैं, ये मतलब करनाल बंट उसमें दाने के स्थान पे वो काला काला होता है, तो इसके लिए भी बीज उपचार है। अगर बीज उपचार कर दिए तो उसके लिए जो है हम लोग उसमें इसका कम कर सकते हैं। या वैसे अगर बाली जिसमें जो है अगर दाने के स्थान पे काला जो है वो रस्ट भर जा रहा है तो उसको आप जो है पहले उसको पेपर के एक बैग में या पॉलीथीन बैग में उसको डाल करके उखाड़ करके निकाल सकते हैं। और आपका अगर उस ढंग का बीज है जहाँ पर ये बीमारी इक्का दुक्का आ रहा है तो उसको तो हटाएंगे, साथ साथ में मोन्सरीन जो दवा है उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, तो ये बच सकते हैं। तो बीमारी यहाँ पर उस ढंग का भयावह परिस्थिति में आती नहीं, लेकिन अगर किसान बंधु अगर शुरुआती स्तर पे जो ग्रोथ है इसका विकास है अगर उसको ये मैनेज कर लेते हैं तो एटलीस्ट वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये रतुआ बीमारी और ये आपका जो है मेनली आपका हरदा बीमारी, ये दोनों से अगर आपने फसल को बचा लिया तो बहुत ऐसी अभी टॉलरेंट वैरायटी भी आई है, उसको अगर किसान बंधु व्यवहार कर ले तो एटलीस्ट जो है यहाँ पर जो है वो आपका गेहूं का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और किसानों को जो है इससे लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो किसान बंधु कीट और बीमारी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसान बंधु शुरू से अगर अपने खेत में मॉनिटरिंग कर लेते हैं, घूम लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं तो उसके अनुसार से बाजार में बहुत सारी दवा हैं, उसका प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाई यदि विशेषज्ञों की सलाह पर दवाओं का समय पर प्रयोग करें तो वे इन पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। हमारे किसान भाई खेतों में आलू फसल लगा चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कीट प्रबंधन की। जी हाँ, सब्जियों का राजा होता है आलू। हमारे किसान भाई अगर आलू फसल लगाते हैं तो मुनाफा भी उन्हें उतना ही तेजी से होता है। किसान भाइयों, कीट प्रबंधन करने के लिए हमारे किसान भाई कौन से उपाय जानने के लिए आइए हम देखते हैं ये फीचर। आलू एक ऐसी सब्जी फसल है जिससे झारखंड के लगभग हर किसान जुड़े हुए हैं। जानकारी के अभाव में वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसी फसलें कीट और रोगों से भी प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से इनकी फसलों का उत्पादन घट जाता है। अतः ऐसे में यह अति आवश्यक है कि वे इनमें लगने वाले कीटों और रोगों की पहचान कर उनका सही उपचार करें। इनमें लगने वाली कुछ प्रमुख कीटें हैं कटवर्म तथा हॉपर्स। इसके अलावा इसमें लाही का प्रकोप भी देखा जाता है जो विषाणु जनित रोगों को फैलाने का कार्य करती है। फिर आलू की फसलों में ब्लाइट नामक बीमारी भी पाई जाती है जो फसलों को झुलसाकर सुखा देती है। किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि जैसे अभी आलू की फसल लगा रखी है या कोई अभी जिनका निकला है आलू या बहुत जिनका 4-5 पत्तियां निकल चुकी हैं, वो सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपने कीट और बीमारियों का नियंत्रण समय पर नहीं किया तो आलू आपका 1 या 2 दिन में ही नष्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समय भी नहीं देता। हाँ, ये समय बिल्कुल इसमें समय नहीं मिलता है। कुछ बीमारियां ऐसी लगती हैं और कुछ कीट होता है जिसका आप समझ नहीं पाते हैं और उससे आपका आलू की जो फसल है आप देखते हैं पहले दिन लहला रही है और 1 से 2 दिन के बाद में आपका पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गई है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कीटों की बात करते हैं तो किसान आप देखते होंगे कि कुछ कीट आपका जो पौधा है सतह से कटा हुआ सुबह शाम को सही था, लेकिन सुबह जाके देख रहे हैं कट के गिरा हुआ है। तो ये एक कीट होता है कटवर्म जिसको बोलते हैं, ज़मीन में छुपा हुआ रहता है और रात्रि को निकल करके जो पौधा है उसको सतह से काट के गिरा देता है। इसके साथ में कई बार आप देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ी हुई हैं और किनारे से जल रखी हैं।
अगर ऐसा है तो किसान इसमें ज़रूर ध्यान दें। अगर आप पत्तों को हिलाएंगे तो वहाँ पे आपको हॉपर्स मिलेंगे, यानी कि आपके शरीर के ऊपर बहुत सारा कीट ऐसे आपको टकराएगा। तो हॉपर्स का जो प्रकोप है उसमें आपको किनारे की पत्तियाँ जली हुई दिखाई देंगी और पत्ता कुबड़ा हुआ मतलब सिकुड़ा हुआ मिलेगा। और उसके साथ में कई बार हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी लाही का प्रकोप भी होता है। जब लाही का प्रकोप होता है तो उस खेत में आपको वायरस जनित बीमारियों को एक से दूसरे पौधे में फैलाने का काम भी करता है और उससे पौधे का आपका जो पौधा है वो भी सिकुड़ करके मरने लगता है। ये कीट है। इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि पत्तियों पे काला रंग का धब्बा होता है, बीच बीच में धब्बे होते हैं, वो ऐसा धब्बा दिखाई देगा और उसके बाद में पूरा फसल जलना शुरू होता है। यही बीमारी अगर आपको पाला पड़ गया, जिसको हम पाला मारना बोलते हैं, जिस दिन पाला पड़ा है 1-2 दिन के बाद में पूरी फसल झुलसा करके मर जाती है, जिसको हम ब्लाइट बोलते हैं, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। इन ब्लाइट की वजह से भी अगर पाला मार रहा है तो ये बीमारी इतना जल्दी से फैलती है कि पूरी फसल 1 से 2 दिन में आपको नुकसान होकर के पूरा फसल सूख जाती है। किसान भाइयों, आलू की बढ़वार का सीधा संबंध उसके पौधों से होता है, अतः इसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। अपने झारखंड प्रदेश में आलू की फसलों के लिए कटवर्म एक बड़ी समस्या है। इसके उपचार हेतु क्लोरेंट्रेलिप्रॉल, क्लोरपाइरिफॉस या क्विनलफॉस का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी चढ़ाते वक्त इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। देखिए, जैसे आपने बताया कि आलू अंदर रहता है और पत्ते बाहर रहते हैं। अगर जो भोजन बनाने वाली मशीनरी है वही ख़राब हो जाएगी तो जो आपका कंद है उसका साइज उतना नहीं बढ़ पाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पौधे को ऊपर से बचाए रखना है। पहला मैंने बात किया था कटवर्म। कटवर्म झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जब अगर आप कई बार हम देखते हैं कि कुछ कीटनाशक जैसे क्लोरेंट्रेलिप्रॉल है या क्लोरपाइरिफॉस भी है, क्विनलफॉस है, इसको जब इनका डस्ट जो आता है, अगर जो फर्स्ट मिट्टी चढ़ा रहे हैं उसके साथ में थोड़ा थोड़ा आप इंसेक्टिसाइड वहाँ पे डालते हैं तो उसका भी कीट का भी नियंत्रण हो जाता है। मिट्टी चढ़ाने के पूर्व, मिट्टी चढ़ाने के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर कई बार हम देख रहे हैं कि कीट पहले से ज़्यादा प्रकोप है तो सिंचाई जल के साथ में क्लोरपाइरिफॉस का आप या क्विनलफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको सिंचाई के जल के साथ में बहाना है, क्योंकि यह कीट उसी ज़मीन में छुपा हुआ रहता है। आपको छिड़काव नहीं करना है, सिंचाई जल के साथ में मात्रा भी किसान भाइयों को बता दें। उसको 1 लीटर मात्रा जो रहती है, आपको 1 एकड़ में 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस डालना है। अगर इसमें एक और बहुत अच्छी तकनीकी है जिसको किसान बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे राइस ब्रान जो आप अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में क्या बोलते होंगे, लेकिन राइस का भूसा जो होता है, जो धान की भूसा राइस ब्रान होता है, उसको जगह जगह खेत में आप हीप बना दीजिए। जगह जगह में आप हीप बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो कीट छुपा हुआ है वो जाकर के आपका उसमें छुप जाएगा। शाम को आप हीप बनाइए, अगर जिस खेत में प्रकोप है उसमें सुबह जाकर के उस हीप में देखिए बहुत सारा आपको कीड़ा वहाँ पे इकट्ठा मिलेगा। बहुत सिंपल तकनीकी है। उस हीप को उठाइए और उसको नष्ट कर दीजिए कीड़े सहित। ये आपको किसी इंसेक्टिसाइड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू की फसलों में तापमान के प्रभाव से भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है। यदि दिन का तापमान बढ़ा हुआ है और रात का कम है तो ऐसी अवस्था में हॉपर नामक कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। दिन का तापमान बढ़ा हुआ है और रात का तापमान कम हो रहा है तो इस अवस्था में आप में जो हॉपर, जिसको मैं बोल रहा था कि पत्तियां आपकी किनारे से झुलसेंगी और पत्तियां मुड़ती हुई दिखाई देती हैं, इस कीट का बहुत प्रकोप होता है। तो इस कीट के प्रकोप को रोकथाम के लिए थायोमेथॉक्साम या इमिडाक्लोप्रिड दोनों कीटनाशक जो संसूचित मात्रा है, जैसे मैंने आपको बताई थी रिकमेंडेड मात्रा, उसका एक छिड़काव जरूर करें। अगर हो सकता है कि जहाँ कीट का प्रभाव कम हो तो वहाँ पे नीम आधारित कीटनाशक जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है उनका भी प्रयोग कर करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। हॉपर्स जैसे कीटों के प्रकोप से बचने के लिए फसलों का विविधीकरण कराना भी एक उत्तम मार्ग है। यदि आलू के साथ भिंडी की फसल लगाई जाए तो हॉपर्स का प्रकोप भिंडी पर आ जाएगा और मुख्य फसल बच जाएगी। इसके बाद भी यदि फसलें मरने की स्थिति में आ गई हैं और इनमें बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हो रहा है और पहले से बीज उपचार नहीं किया गया है
तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट तथा टेट्रासाइक्लिन का मिश्रण, जिसे टैबुमाइसिन के नाम से जाना जाता है, इसके छिड़काव से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत सारी इसमें अगर आलू की फसल में अगर डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, जैसे अगर बात कर रहे थे कि आलू की फसल में अगर भिंडी लगाते हैं तो जो हॉपर का प्रकोप है वो आपका मुख्य आलू के ऊपर आ जाएगा, आपकी मुख्य जो आलू से आपका भिंडी पर आ जाएगा और मुख्य फसल बच जाएगी। और कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे मरने की आजकल बहुत ज़्यादा समस्या शुरू हो गई है, बहुत जगह देख रहे हैं बैक्टीरियल विल्ट का भी प्रकोप हो रहा है। तो उससे पहला तरीका तो यही था कि आपको बीज को उपचारित करके बोना था, लेकिन अभी भी आप स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन का एक मिक्सर आता है जो टैगुमाइसिन के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव करें। और जो दूसरी वाली फसलें हैं कि अगर आप कई बार नीमेटोड का भी प्रकोप होता है तो उसमें आप गेंदा फूल का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार अगर आपको लग रहा है। और बॉर्डर पे चारों तरफ आप मकई जरूर लगाएं, इससे क्या होगा कि जो पाला मारने वाली समस्या है वो कम होगी। इस तरह से यदि किसान भाई आलू की फसलों में लगने वाली कीटों और रोगों का समय पर पहचान कर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करें तो वे स्वस्थ आलू की फसलों की पैदावार ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।